नमस्ते इंडिया। कैसे हैं आप? मैं हूं सीएम में दीक्षा राजपाल, आपकी अपनी एसपीएम फैकल्टी। हाँ जी, पेपर नंबर 20 एसपीएम स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। हमने लास्ट क्लास में देखा था स्टडी नोट 2 परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड इम्प्रूवमेंट टूल्स का सबसे फर्स्ट टॉपिक बैलेंस स्कोर कार्ड, जिसको हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था। तो आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 का सेकंड टॉपिक, ड्यू पॉइंट एनालिसिस। हाँ जी, आज हम देखेंगे ड्यू पॉइंट एनालिसिस क्या होता है, क्यों यूज करते हैं ड्यू पॉइंट एनालिसिस को। सर, नाम सुन के ही ऐसा लग रहा है कौन सी भारी भरकम एनालिसिस दे दी जा रही है हमको। ड्यू पॉइंट एनालिसिस, पता नहीं क्या होने वाला है इस एनालिसिस में। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, कुछ भी घुमाने वाली चीज नहीं है, सीधा सीधा पढ़ते चलेंगे, समझते चलेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो स्टार्ट करते हैं स्टडी नोट 2 के सेकंड टॉपिक को। चलिए, लेट्स स्टार्ट द क्लास। चैप्टर 2 का टॉपिक नंबर 2, विच इज ड्यू पॉइंट एनालिसिस। ड्यू पॉइंट एनालिसिस क्या होता है? ये ड्यू पॉइंट एनालिसिस, ड्यू पॉइंट एनालिसिस कहता है कि हम आरओई को, रिटर्न ऑन इक्विटी को डीकंपोज करके देखते हैं। क्या करके देखते हैं? डीकंपोज करते हैं। आरओई के टुकड़े टुकड़े करके देखते हैं कि ऐसी कौन सी फाइनेंशियल एक्टिविटी है जो हमारे आरओई पे, आरओई के चेंज होने पे इंपैक्ट डाल रही है। वो एसेट्स भी हो सकते हैं, कोई फाइनेंशियल लिवरेज भी होती है। कौन सी ऐसी फाइनेंशियल एक्टिविटी है जो इंपैक्ट डाल रही है, जो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है हमारी रिटर्न को चेंज होने के लिए। इससे क्या होगा? हमारे इन्वेस्टर्स को यह पता होगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा ऐसा फैक्टर है जो हमारी रिटर्न्स पे, रिटर्न के लिए या तो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है या उस पर ज्यादा इंपैक्ट डाल रहा है। बस यही है ड्यू पॉइंट एनालिसिस, उसके अलावा और कुछ नहीं है। इसमें हम क्या करने वाले हैं? परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने वाले हैं, कैलकुलेट करेंगे कौन सी चीज कितना इंपैक्ट डाल रही है हमारी रिटर्न्स पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द मीनिंग ऑफ ड्यू पॉइंट एनालिसिस। फ्रेमवर्क फॉर एनालाइजिंग फंडामेंटल परफॉर्मेंस। फ्रेमवर्क फॉर एनालाइजिंग फंडामेंटल परफॉर्मेंस। हाँ जी, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, जो भी परफॉर्मेंसेस हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, उनको हम एनालाइज करने वाले हैं अपने ड्यू पॉइंट एनालिसिस में। यूजफुल टेक्निक used to decompose used to decompose the different drivers of ROE। किसको डिकम्पोज करने वाले हैं? हमारी रिटर्न ऑन इक्विटी को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए।
An investor can use analysis like this to compare the operational efficiency of two similar firms. An investor can use analysis like this to compare the operational efficiency of two similar firms. इस एनालिसिस को यूज कर लेंगे, उसमें हम अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को कंपेयर कर सकते हैं किसी और सिमिलर फर्म के साथ। हाँ जी, सिमिलर फर्म के साथ में हम अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को कंपेयर कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हम आरओई को पूरी तरीके से डीकंपोज करने वाले हैं। हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी देखेंगे, एसेट्स की एफिशिएंसी भी देखेंगे, फाइनेंशियली एफिशिएंसी भी देखेंगे। चलिए नेक्स्ट लिखिए, managers can use this to identify strength and weakness। हाँ जी, इन्वेस्टर्स तो क्या कर रहे हैं? रिटर्न पे इंपैक्ट देख रहे हैं, और मैनेजर्स इससे क्या देखने वाले हैं? हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करने वाले हैं हमारे मैनेजर्स। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, comes from DuPont कंपनी। ये ड्यूपॉन्ट एनालिसिस लेके कौन आया है? ड्यूपॉन्ट कंपनी ने फॉर्म किया है हमारे ड्यूपॉन्ट एनालिसिस को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, allow investors to determine what financial activities are contributing the most to be change in ROE. Allow investor to determine what financial activities are contributing most to be the change in ROE। हाँ जी, जो बात मैंने पहले ही बता दी है, आरओई में कौन सी ऐसी फाइनेंशियल एक्टिविटी है जो कंट्रीब्यूट कर रही है आरओई को चेंज करने में, बढ़ाने में, कम करने में, वो ऐसी कौन सी एक्टिविटी है। ठीक है, ये है ड्यूपॉन्ट एनालिसिस का मीनिंग। अब डीकंपोज करना शुरू करते हैं, देखते हैं हमारा ड्यूपॉन्ट एनालिसिस हमें कहना क्या चाहता है। चलिए फाइनली हम देखते हैं हमारा ड्यूपॉन्ट एनालिसिस हमसे क्या कहना चाहता है। DuPont analysis is equal to net profit margin multiply by assets turnover multiply by equity multiplier।
ठीक है। ड्यू पॉइंट एनालिसिस का फॉर्मूला हमने सामने लिखा है, नेट प्रॉफिट मार्जिन मल्टीप्लाई बाय एसेट्स टर्नओवर मल्टीप्लाइड बाय इक्विटी मल्टीप्लायर। आइए देखते हैं नेट प्रॉफिट किसको बोलते हैं। नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू, नेट प्रॉफिट मार्जिन लिखो, इज इक्वल टू नेट इनकम, नेट ऑफ टैक्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगा हमारा, नेट इनकम डिवाइडेड बाय रेवेन्यू, प्रॉफिट आ जाएगा नेट प्रॉफिट। एसेट्स टर्नओवर, सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट्स, एसेट्स टर्नओवर रेशियो आ जाएगा। हाँ जी आ जाएगा। इक्विटी मल्टीप्लायर क्या कहता है, इक्विटी मल्टीप्लायर, एवरेज टोटल एसेट मल्टीप्लाइड बाय एवरेज शेयर होल्डर्स इक्विटी। इक्विटी मल्टीप्लायर ये होता है। ड्यू पॉइंट एनालिसिस क्या कह रहे हैं, नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय एसेट्स टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय इक्विटी मल्टीप्लायर। ठीक है, अब इन सब चीजों से क्या हो रहा है, दिस अलाउ एन investor to determine what financial activity are contributing the most to the चेंज इन ROE। इस लाइन को इसलिए रिपीट कर रही हूं क्योंकि इसके अंदर ड्यू पॉइंट एनालिसिस का पूरा मीनिंग समाया है। अलाउ एन इन्वेस्टर टू डिटरमाइन व्हाट फाइनेंशियल एक्टिविटी आर contributing to the most to the change in ROE। इसके अंदर ड्यू पॉइंट एनालिसिस का पूरा मीनिंग समाया है। चलिए आगे बढ़े और समझें हमारे ड्यू पॉइंट एनालिसिस को। ड्यू पॉइंट एनालिसिस का ये फॉर्मूला ध्यान में रखो, इस फॉर्मूले को, और आगे देखो। आगे बढ़ने से पहले कहता है 3 मेजर फाइनेंशियल मैट्रिक्स, 3 मेजर फाइनेंशियल मैट्रिक्स है। ये हमें कहीं स्टडी मेट में नहीं मिलने वाला है, स्टडी मेट का पार्ट नहीं है, ये एक जनरली आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है कि ड्यू पॉइंट एनालिसिस को जब हम सेग्रीगेट कर रहे हैं तो उसके बाद हमें आरओई कैसे मिल रहा है, सिर्फ उस चीज को हम समझेंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं है। आरओई को हम सेग्रीगेट कर रहे हैं 3 फाइनेंशियल मैट्रिक्स में, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, एसेट्स यूज
एफिशिएंसी फाइनेंशियल लिवरेज। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी रिप्रेजेंट बाय, किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम अपनी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को? नेट प्रॉफिट मार्जिन से, कि हम ऑपरेटिंगली कैसे एफिशिएंट हैं? नेट प्रॉफिट मार्जिन। एसेट्स यूज एफिशिएंसी किससे मेजर करेंगे? मेजर्ड बाय एसेट्स टर्नओवर रेशियो से। इतनी बात तो क्लियर हो रही है ना? एसेट्स को हम कैसे मेजर करने वाले हैं? एसेट्स टर्नओवर से। फाइनेंशियल लिवरेज मेजर्ड बाय, किससे मेजर करेंगे? इक्विटी मल्टीप्लायर। ठीक है, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी देख ली हमने नेट प्रॉफिट मार्जिन से, एसेट्स की एफिशिएंसी देख ली एसेट्स टर्नओवर रेशियो से, फाइनेंशियल लिवरेज हमने पता कर लिया इक्विटी मल्टीप्लायर से। आइए नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या लिखना पसंद करेंगे? पहले ही लिखवा दिया है, नेट इनकम डिवाइडेड बाय रेवेन्यू। नेट इनकम सॉरी, नेट इनकम डिवाइडेड बाय रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट मार्जिन। एसेट्स टर्नओवर को कैसे लाएंगे? सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट्स। लिख सकते हैं? लिख सकते हैं क्या? लिखेंगे इक्विटी मल्टीप्लायर एवरेज टोटल एसेट्स एवरेज टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। लिख लेंगे? हाँ जी मैम लिखेंगे, जरूर लिखेंगे, यही इसका है फॉर्मूला। चलिए, मुझे नहीं लगता कि आपको अब रेशियो भी बताने की जरूरत है, इन रेशियोज को समझाने की जरूरत है। एज अ फाइनल स्टूडेंट आपको ये सारे रेशियोज पता हैं। आगे बढ़े, हम ड्यू पॉइंट एनालिसिस को बस जस्ट आरओई को डीकंपोज करके देख रहे हैं। ठीक है, टोटल एवरेज टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट्स, सेल्स डिवाइडेड बाय रेवेन्यू। सेल्स का मतलब रेवेन्यू ही है, हम रेवेन्यू को सेल्स लिख सकते हैं। हाँ जी लिख सकते हैं, सेल्स रेवेन्यू। तो क्या बच के निकला हमारे पास? नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। आया हमारे पास नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। और ये क्या चीज है?
ROE, return on equity, is equal to net income divided by shareholders equity. डिकम्पोज करके देख लिया कहां पे कौन सा ऐसा फैक्टर है जो हमारे आरओई पे इफेक्ट डाल रहा है, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, एसेट्स एफिशिएंसी या फिर फाइनेंशियल लिवरेजेस। उनको हमने डिकम्पोज किया, एट द एंड आपको मिलने वही वाला है, एट द एंड आपको मिलने वही वाला है। आरओई को डिकम्पोज करने के बाद हमें क्या मिल गया, नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। चाहे आप कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, बात वही है, आरओई इज इक्वल टू नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी, दैट्स इट। डिकम्पोज कर लिया, आरओई को समझ लिया। इस टॉपिक में बस इतना ही है, इसके अलावा कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है जो हमें समझ में ना आए या हमारे सिर के पार जाए। नॉर्मल इसको रीड आउट मैं भी कर सकती थी, ना आपको कुछ समझ में आता, ना मुझे पढ़ाने का मन ना करता, इसलिए उसको प्रॉपर वे में विद फॉर्मूलाज हमने उसको सेग्रीगेट किया, डिकम्पोज किया, और एट द एंड हमें ये पता चल गया कि हमारी रिटर्न्स किस बेसिस पे आ रही हैं। सो इट्स अ ड्यू पॉइंट एनालिसिस जो कंप्लीट हो चुका है। इस टॉपिक को करेंगे यहीं पे एंड, और इस वीडियो को भी करेंगे यहीं पे एंड। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बेंचमार्किंग, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बेंचमार्किंग, यस। तब तक के लिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। उसके अलावा कोई और फंडा नहीं है फाइनल्स को क्लियर करने का, बस हंसते रहो, कभी भी परेशान नहीं होना। एसपीएम में तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि आपके ऐसे नोट्स बनने वाले हैं कि आपको अपने एग्जामिनेशन टाइम में स्टडी मैट को खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सिर्फ अपने नोट्स पढ़ेंगे और ईच एंड एवरीथिंग, ये मेरी गारंटी है कि सब कुछ इसमें कवर होने वाला है विद फुल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो आपको समझ में नहीं आ रही होगी या आपका पढ़ने का मन नहीं होगा, नहीं। जब आपके खुद से अपने हाथ से नोट्स बने हुए होंगे तो डेफिनेटली है आपको उसका पढ़ने का मन करेगा और आपको समझ में भी आएगा। बस फालतू बात ना करते हुए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। नमस्ते, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल एंड बाय बाय।